हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर एनटीपीसी और एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों की सीरीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर सेट बाय स्टार्ट की गई है, जो कि आने वाले आपके एनटीपीसी और एसएससी एग्जामों में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर एसएससी की भी सीरीज़ स्टार्ट की गई है, तो वह वीडियो भी आप देख सकते हैं। वो भी एसएससी के सारे जो पिछले सालों के पेपर हैं उन पेपरों में जो भी जीके के प्रश्न आए हुए हैं वो प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज के एनटीपीसी के पेपर नंबर 6 की ओर। हमारा जीके का पहला प्रश्न है। हाँ, वीडियो की ओर जाने से पहले हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए गाइस, और अच्छा लगे वीडियो को तो शेयर भी कीजिए। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में एएसएलवी पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी, 1987 में। 1987 में पहली बार भारत द्वारा एएसएलवी का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 1987 में। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से चिकित्सक विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी, हेप्टोलॉजी। हेप्टोलॉजी यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित एक विज्ञान की शाखा है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा इस हेप्टोलॉजी। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेरिब्रम। सेरिब्रम मस्तिष्क का वह हिस्सा होता है जो बुद्धि, स्मृति और भावनाओं को केंद्रित करता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा गाइस, सेरिब्रम। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत ने डैश नामक मानव रहित लक्ष्य भेदक विमान विकसित और डिजाइन किया है और उसके मानव रहित हवाई वाहन यूएवी की उड़ान का सफल परीक्षण भी कर लिया है। ये निशांत है, इसका नाम निशांत है। ये ऑप्शन बी लक्ष्य, ये ऑप्शन थर्ड अस्त्र। इस मानव रहित लक्ष्य भेदन विमान का क्या नाम दिया गया है भारत द्वारा? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन डी, एक या दो। निशांत भी नाम दिया गया है और लक्ष्य भी। ठीक है गाइस, केवल एक या दो दोनों नाम दिए गए हैं मानव रहित लक्ष्य भेदक विमान का। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। और गैस आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता एजेंसी का नाम बताइए जिसकी महत्वपूर्ण गतिविधियों में सभी देशों में और सभी खेलों में वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा, विकास और डोपिंग रोधी क्षमता पर निगरानी रखना और कोड शामिल है। उस एजेंसी का क्या नाम है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी। इस एजेंसी का नाम है, जो कि एथलीटों के शिक्षा, विकास और उनके मेडिकल की जांच करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। और इस टाइम वर्ल्ड डोपिंग रोधी एजेंसी का हेडक्वार्टर कनाडा में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। इनमें से जो मेमोरियाँ हैं उनका सही मिलान करें। 4 बिट्स एक निब्बल के बराबर होती है गाइस। ए का आर के साथ सही मिलान रहेगा और 1024 KB 1 MB के बराबर होती है गाइस। बी का पी के साथ रहेगा। ठीक है गाइस, और 1024 TB 1 PB के बराबर होती है। सी का एस के साथ सही मिलान रहेगा और 8 बिट 1 बाइट के बराबर होती है। ठीक है, डी का सही मिलान क्यू का साथ रहेगा। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, याद कर लीजिए गाइस, क्योंकि ये हर प्रत्येक एग्जाम में ये बिट्स पूछी जाती हैं। ठीक है, चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। वह औरत कौन है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है? वह कौन सी महिला है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन सी,
सरोजिनी नायडू, जो कि यूपी की पहली महिला गवर्नर के रूप में इन्होंने काम किया था। ठीक है, सरोजिनी नायडू ने, और इन्हें भारत की कोकिला के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा गाइस। और 1924 में इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिए। 1924 में जो पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी। ठीक है गाइस, अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। मानव रक्त प्लेटलेट्स डेज छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करते हैं। मानव रक्त प्लेटलेट्स के रूप में क्या छोड़ते हैं? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन ए, प्रोथ्रोम्बिन। मानव रक्त प्लेटलेट्स प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं, जो कि मानव के शरीर में रक्त के थक्के जमाने में मदद करता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर गाइस। बीसीसीआई के प्रथम लोकपाल आचार अधिकारी के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति एपी शाह को। ठीक है गाइस, ये 2015 की नियुक्ति है। अब 2020 में जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं वो सौरभ गांगुली हैं, और बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो जे शाह हैं। ठीक है गाइस, ये याद रखिए आप। और लोकपाल शायद आई थिंक अपॉइंट नहीं हुए हैं, अगर हो गए हैं तो आप देख लीजिए। ठीक है, मगर बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली, ये याद रखिए, क्योंकि ये आने वाले एग्जाम में जरूर आता है। क्योंकि अभी जो एसएससी के एग्जाम होते हैं उसमें ये पूछा गया था कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो वह सौरभ गांगुली हैं। ठीक है गाइस, चलते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण में कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन सी, मैजेंडा। दो प्राथमिक रंग होते हैं लाल और नीला, उनको जब मिश्रण किया जाता है तो हमें जो सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है उसे हम मैजेंडा कहते हैं। गाइस, ये याद कर लीजिए क्योंकि ये हर बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन है। लाल और नीले को मिश्रण का मिलकर मैजेंडा रंग बनता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर गाइस। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2014 के लिए 24वां सरस्वती सम्मान इनमें से किसे दिया था? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन सी, एम वीरप्पा मोइली को। ठीक है, 2014 के लिए 24वां सरस्वती सम्मान एम वीरप्पा मोइली को दिया गया था गाइस। और 2019 और 20 में जो भी सरस्वती सम्मान और कलिंगा पुरस्कार, ये पुरस्कार जो मिले हैं, आप वो याद करके जाइए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में इनमें से एक ना एक प्रश्न जरूर पक्का बनेगा। ठीक है गाइस, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतीकों के बारे में सच नहीं है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन सी, ये जेम्स चैडविक और जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित किए गए थे। ये गलत लिखा है गाइस। ठीक है, इसमें लिखा है कि रासायनिक प्रतीकों के बारे में सच नहीं है, तो सी ऑप्शन गलत लिखा है, बाकी ये तीनों सही लिखे हैं। ये तत्वों के नामों के लिए एक अशुलिपि शॉर्ट हैंड संकेतन है। यह प्रतीक या एक या दो अक्षरों के होते हैं। क्लोरीन के लिए रासायनिक प्रतीक Cl होता है। ये तीनों बातें सत्य लिखी हैं, बाकी सी गलत लिखा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है गाइस, चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। विश्व जलवायु सम्मेलन जो COP21 2015 के नाम से लोकप्रिय है, देश में आयोजित किया जाता है। ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? COP21। इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन सी, पेरिस में। COP21 पेरिस में आयोजित किया गया था। ठीक है गाइस, याद रखिए ऑप्शन सी, पेरिस। और जो COP25 हुआ है उसे याद कीजिए, उसे पढ़ के जाइएगा कि वो कहाँ हुआ है। ठीक है, क्योंकि अभी 2019 में COP25 हुआ था। पहले वो जकार्ता में होना था, फिर उसे चेंज करके दूसरी सिटी में करवाया गया था। ठीक है गाइस, तो आप जो COP25 2019 में हुआ है, आप वो याद करके जाइए। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर।
लोकतंत्र और विकास के पंचायत राज संस्थाओं के पुनः स्थापन के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम इनमें से क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, LM सिंघवी समिति। जो लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायत राज संस्थाओं के पुनः स्थापन के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में जो गठित समिति थी, उसका नाम उनका अध्यक्ष LM सिंघवी समिति के नाम से रखा गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिए, LM सिंघवी। चलते हुए हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य में जूट का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। में संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में से किसे शामिल नहीं किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो 92वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें मैथिली, बोडो, डोंगो और संथाली ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। ठीक है, कन्नड़ को नहीं जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कन्नड़ को। ठीक है गाइस, और 90वां संविधान संशोधन 2002 में इसे किया गया था। गाइस, अब तक 3 संविधान संशोधन हो चुके हैं भाषाओं के आधार पर। सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, तो याद रखिए। और अभी प्रेजेंट में 8वीं अनुसूची में 22 भाषा उल्लेखित हैं। ठीक है गाइस, 22 भाषा। और जो जम्मू कश्मीर राज्य है, उनकी जो विधानसभा है, उन्होंने अपने राज्य में 5 भाषाएं जिसका संविधान संशोधन करके उन्हें उसे मान्यताएं दे दी गई है। ठीक है, वो 5 भाषाओं को। तो आप कमेंट में बताइए वो 5 भाषाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है गाइस, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, कन्नड़ को शामिल नहीं किया गया है। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बैडमिंटन। थॉमस कप बैडमिंटन के साथ जुड़ा हुआ है। यह बैडमिंटन की एक ट्रॉफी होती है जिसका नाम थॉमस कप है। ठीक है गाइस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाला डिवाइस का नाम इनमें से क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मोडम। मोडम एक बाहर डिवाइस है जो कंप्यूटर को कनेक्ट करके किसी भी डिवाइस से अपन टेलीफोन लाइनों को जोड़ सकते हैं, और जिससे किसी भी जगह से टेक्स्ट भेज सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं टेलीफोन नंबर डायल करके। ठीक है, ये सारी चीज़ें मोडम डिवाइस से संभव होती है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा, मोडम। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर गाइस। देश भारत के सबसे बड़े महलों में से एक है जिसे अम्बा विलास के रूप में भी जाना जाता है, और यह वोडियार महाराज का निवास भी था। इनमें से इस महल का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैसूर महल। मैसूर महल भारत के सबसे बड़े महलों में से एक महल है जिसे अम्बा विलास के रूप में भी जाना जाता है, और ये वोडियार महाराजा का निवास भी था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। यह महल मैसूर महल है। ठीक है, चलते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की ओर गाइस। पेशेवर टेनिस खिलाड़ी देश बच्चों के लिए संयुक्त राष्ट्र के कोष के लिए नया UN सद्भावना राजदूत बना है। इनमें से 2015 में कौन राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र के कोष के लिए UN सद्भावना दूत के रूप में कार्य किया था? इनमें से वह कौन सा टेनिस खिलाड़ी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया से संबंधित रखते हैं। सर्बिया देश के रहने वाले नोवाक जोकोविच
जो कि टेनिस के एक बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, जिन्हें 2015 में यूएन द्वारा सद्भावना राजदूत के रूप में नामित किया गया था। ठीक है गाइस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, नोवाक जोकोविच। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर गाइस। गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में 1.5 साल में लड़ी गई थी। गुलनाबाद की लड़ाई कब लड़ी गई थी? महमूद होताकी के नेतृत्व में। इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी, 1722 में गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में लड़ी गई थी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर गाइस। जो प्लासी का युद्ध है या बाबर का युद्ध है या पृथ्वीराज का जो युद्ध हुआ है मोहम्मद गोरी के साथ 1192 में और 1191 में, अब वो याद कीजिए। ठीक है, वो आते हैं आपके आने वाले सभी एग्जाम में, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। और गाइस जो ऐसे प्रश्न होते हैं जो अभी तक अपने पढ़े नहीं है, वो किसी ने भी नहीं पढ़े होते हैं, जो रेलवे वाले इसलिए देते हैं कि बच्चा सही नहीं कर पाए। ठीक है, तो आप सही नहीं कर पाओगे, ये पूरे जितने बच्चे हैं वो सही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है जो किसी बच्चे ने पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात का आप ज़्यादा दबाव ना लें। अब जो फेमस लड़ाइयाँ हैं वो बस पढ़ के जाइए। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। इनसेट उपग्रह की श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य क्या सुविधा देना है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन है। यह दूर दराज के क्षेत्रों के लिए टीबी प्रसारण का एक कार्यक्रम है। इनसेट उपग्रह की श्रृंखला का ये इसका प्रमुख उद्देश्य यह भी है, जो दूर दराज के क्षेत्रों में जैसे गांव में या जंगलों में जहां निवास रहते हैं छोटे मोटे, वहां तक टीवी के सिग्नल को पहुंचाना है। ठीक है गाइस, इसे इस उपग्रह को लॉन्च किया गया था। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। एक अच्छा क्रिकेट क्षेत्र रक्षक एक तेज गेंद को कैच करने के लिए अपने हाथ गेंद के अनुसार करता है, क्योंकि वो जैसे आपने मैच देखा होगा, कोई कैच आता है तो कोई भी जो खिलाड़ी रहता है कैच पकड़ने वाला, वो अपने हाथ को बॉल के अनुसार पीछे की ओर करता है कैच पकड़ने के लिए। तो वह क्यों करता है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन बी। वह संपर्क के समय में वृद्धि करता है, जिससे संपर्क के बल में कमी आ जाती है। ठीक है गाइस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जैसे वह कैच पकड़ता है तो डायरेक्ट कैच पकड़ेगा तो उसके हाथ में लग जाएगी, और जैसे जैसे वह गेंद के अनुसार अपने हाथ पीछे लेते जाता है तो वह वृद्धि करता है अपने समय में और बल में कमी आ जाती है, जिससे आराम से कैच पकड़ा जाता है। इसी कारण तेज गेंद को कैच करने के लिए अपने हाथ गेंद के अनुसार करता है एक खिलाड़ी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है गाइस, चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब निम्नलिखित में से पूर्ण भेद संचार चैनल का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन डी, टेलीफोन की बातचीत। निम्नलिखित में से पूर्ण भेद संचार चैनल टेलीफोन की बातचीत का एक उदाहरण है। ठीक है गाइस, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 125 रुपये और 10 रुपये मूल वर्ग के 2 स्मरणीय सिक्के किसे श्रद्धांजलि देने के लिए जारी किए थे? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन डी, BR अम्बेडकर जी को। ठीक है, 2015 में अभी जो प्रधानमंत्री जी ने जो सिक्के जारी किए हैं, तो आप वो याद रखिए कि किसकी श्रद्धांजलि देने के लिए वो सिक्के जारी किए हैं। ठीक है गाइस, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा। और जो आने वाले जो 2019 में जो जारी किए, आप वो याद कीजिए। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा ये पेपर से कि आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है गाइस, और जो जीके के प्रश्न हैं वो तो पक्का इसमें से ज़रूर 100% आएंगे, क्योंकि जीके के प्रश्न रिपीट होते हैं। हाँ, जो करंट अफेयर है वो आपकी नई वाली आएगी। ठीक है गाइस, हमारा अगला प्रश्न है, अमृत योजना का नाम किसके नाम पर रखा गया है?
आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यह एक पहल है। ये किसके नाम पर रखा गया है गाइस? अमृत योजना का नाम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अब्दुल कलाम जी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। मूली किसका एक उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जड़ का। मूली जड़ का उदाहरण है गाइस। जैसे आलू हुआ, ठीक है गाइस, ये अदरक हुए, ये याद कर लीजिए कि ये किसके उदाहरण है। ठीक है, गाजर हुई जैसे, मूली तो जड़ का उदाहरण है। ये सारी चीज़ें हैं जो जड़ हैं। प्याज किसका उदाहरण? तन है, कंद का। ये याद कीजिए गाइस, क्योंकि इनमें से एक न एक प्रश्न जरूर आता है किसी न किसी शिफ्ट में। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से भारत की सिविल सेवा का जनक इनमें से किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा के जनक के रूप में माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले सिविल सेवा की शुरुआत की थी। ठीक है, जिसमें सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले सिविल सेवा के अधिकारी बने थे। तो ये भी याद रखिए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा के पिता के रूप में जाना जाता है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर गाइस। माइक्रोवेव ओवन में धातु के बर्तन की जगह चीनी मिट्टी के बर्तन का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि चार्ज धातु की सतह पर जमा हो सकता है और एक झटका लगने का खतरा होता है। ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब है माइक्रोवेव ओवन में धातु के बर्तन इसलिए नहीं रखे जाते क्योंकि जब धातु के बर्तन रखते हैं तो जो धातु रहती है वो उसकी सतह पर जम जा सकती है, जिससे एक झटका या ओवन फाइल्ड भी हो सकता है और आपको करंट भी लग सकता है। इसलिए माइक्रोवेव ओवन में मिट्टी के बर्तन का उपयोग करने के लिए ही हमेशा कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है गाइस, चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। 2015 में विंबलडन के मिश्रित युवा वर्ग में इनमें से कौन विजेता रहे हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मार्टिना हिंगिस और लिएंडर पेस, जो 2015 विंबलडन में मिश्रित युवा वर्ग में विजेता के रूप में माने गए हैं। ठीक है गाइस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। लिएंडर पेस जो कि इंडिया से संबंधित रखते हैं। ठीक है गाइस, अभी 2020 में हुए हैं आपके ऑस्ट्रेलिया ओपन और विंबलडन ओपन, तो ये याद रखिए, ये आएंगे आपके आने वाले एग्जाम में। चलते हो हमारे अगले प्रश्न की ओर गाइस। बेलूर मठ इनमें से कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ स्थित है गाइस। ये इसे पक्का याद कीजिए, क्योंकि जब भी बेलूर मठ आता है अधिकतर जो बॉयज रहते हैं एग्जाम देने जाते हैं वो तमिलनाडु पर टिकला के आते हैं, बट इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बेलूर मठ पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है गाइस, चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कौन सा बड़ा फैसला इसमें लिया गया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मॉन्ट्रियल सम्मेलन में विकसित देश 2000 तक पूरी तरह से CFC उत्पादों पर प्रतिबंध लगाएंगे। ये फैसला लिया गया था 1987 में। ठीक है गाइस, CFC क्लोरोफ्लोरो गैस होती है जो कि हमारे जो समताप मंडल में ओजोन परत है उसको नुकसान पहुंचाती है। जो AC फ्रीज और दाढ़ी बनाने के जो ब्रश आते हैं उसमें पाया जाता है CFC गैस, जो कि ओजोन परत के लिए काफ़ी खतरनाक है। तो 1987 जो सम्मेलन हुआ था उसमें सारे देशों ने ये फैसला लिया था कि 2000 तक पूरी तरह से CFC उत्पादनों पर हम प्रतिबंध लगा देंगे। ठीक है गाइस, यही था मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में बड़ा फैसला।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हो हमारे अगले प्रश्न की ओर। तमिलनाडु, उड़ीसा और छोटा नागपुर और मेघालय के छोटे हिस्सों में पाई जाने वाली देश का रंग लाल होता है और यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। इनमें से वह किसका रंग लाल होता है? वह कौन सी मिट्टी है जो तमिलनाडु, उड़ीसा, छोटा नागपुर और मेघालय के छोटे हिस्सों में पाई जाती हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी जो छोटे हिस्सों में पाई जाती है इन शहरों के, जिसका रंग लाल होता है और वह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। ठीक है, कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है और कपास के लिए काली मिट्टी। ठीक है गाइस, ये भी याद रखिए। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER किसे संदर्भित करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गाइस, सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। ठीक है, जो CER का पूर्ण रूप है, सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। ठीक है गाइस, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश एक साल में 1.5 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। इनमें से वह कितने किलोमीटर की यात्रा प्रकाश एक ईयर में कर सकता है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन डी, 10 ट्रिलियन किलोमीटर। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष एक साल में 10 ट्रिलियन किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर गाइस। पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। इनमें से भाग पदार्थ की कौन सी अवस्था है? इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन सी, BEC, बोस-आइंस्टाइन घनीभूत। जो पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। ठीक है गाइस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, बोस-आइंस्टाइन घनीभूत। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सच नहीं लिखा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वाला सही नहीं लिखा है। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का पद केंद्र में राष्ट्रपति के पद के समरूप होता है, ये गलत है गाइस। ठीक है, ऑप्शन ए इसका गलत रहेगा। बल्कि राज्यपाल केवल उन व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करता है जिनके लिए मुख्यमंत्री सिफारिश करता है, ये सही लिखा है मुख्यमंत्री के लिए। मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है, ये भी सही है गाइस। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री को तब तक निष्कासित नहीं किया जा सकता जब तक उसके पास विधानसभा में बहुमत प्राप्त है। ठीक है गाइस, ये भी सही है। BCD मुख्यमंत्री के लिए सही है, बट ए गलत है। वो राष्ट्रपति पद के बराबर नहीं होते हैं किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। गैल्वीकरण जंग से बचने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर डेस की कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से वह स्टील और लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है जिससे उनमें जंग ना लगे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जिंक की। गैल्वेनीकरण एक जंग बचाने की एक प्रक्रिया है जिस पर स्टील और लोहे पर जिंक की कोटिंग की जाती है जिस पर उन पर जंग ना लगे। गाइस, ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने अभी तक आपको 5 पेपर करवा दिए गए हैं। उन 5 पेपर में से 4 पेपर में यही क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इसे याद कर लीजिए क्योंकि ये पक्का किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर आएगा। इसका राइट आंसर जिंक होगा। वो आपसे घुमा फिरा के पूछ सकते हैं कि स्टील या लोहे की परत पर कौन सी कोटिंग का लेप किया जाता है, या गाइस गैल्वेनीकरण क्या है, तो ये पूछ सकते हैं। आपका आंसर जिंक होना चाहिए। ये इन पर जिंक चढ़ाने की एक प्रक्रिया है जिससे इन पर जंग ना लगे। ठीक है गाइस, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। चलते अब हमारे अगले प्रश्न की ओर। अपोलो 11 पहला कृत्रिम उपग्रह जिसमें
मनुष्य चांद पर उतरा था, किस वर्ष इसे प्रक्षेपित किया गया था, मतलब किस वर्ष इसे लॉन्च किया गया था। इसका राइट आंसर होगा इस ऑप्शन सी 1969 में। 1969 में अपोलो 11 जो पहला मानव उपग्रह था जिससे मानव पहली बार चांद पर उतरा था, उसे 1969 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और चांद पे उतरने वाला पहला इंसान जिसे नील आर्मस्ट्रांग कहा जाता है, ठीक है, वो इंसान था। वो भी पूछ लिया था तो वो भी याद रखिए, नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, और 1969 में इसे लॉन्च किया गया था। चलते अब हमारे गाइस अगले प्रश्न की ओर। गाइस ये हमारा लास्ट प्रश्न है। हमने आपको जीके के पूरे 14 प्रश्न करवा दिए हैं जो कि आपके 2016 में जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें आए थे। लास्ट प्रश्न है कि एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के लगभग समांतर चलती है और दुनिया में जैव विविधता के 8 सबसे आकर्षण के केंद्र में एक है। कभी कभी इसे भारत के महान ढलान भी कहा जाता है। इनमें से भाग इसमें कौन सी रेंज है, इनमें से भाग कौन सी रेंज है? इसका राइट आंसर होगा पश्चिमी घाट है गाइस। पश्चिमी घाट एक पर्वत श्रृंखला है जो भारत प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के लगभग समांतर चलती है और दुनिया में जैव विविधता के 8 सबसे आकर्षण केंद्र में से एक है, जिसे हम भारत के महान ढलान भी कहते हैं, वो पश्चिमी घाट है गाइस। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। गाइस हमने आपको पूरा प्रश्न करवा दिए गए हैं एनटीपीसी के। ये पेपर 5 था, अब आपको पेपर 6 कल मिलेगा। तो आप वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये वीडियो देखने का ये फ़ायदा है गाइस कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा 2016 आने वाले जो एनटीपीसी एग्जाम है 28 दिसंबर में कि कौन से करंट के प्रश्न आएंगे या कौन से जीके के प्रश्न आएंगे। जीके के प्रश्न पक्का इसमें से जो हम आपको सीरीज़ करवा रहे हैं रिपीट होंगे किसी न किसी शिफ्ट में। तो आप पूरा वीडियो बड़ी ध्यान से देखिए और जो करंट अफेयर के प्रश्न हैं इसमें से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे प्रश्न आएंगे जो 28 दिसंबर को जो एनटीपीसी एग्ज़ाम है। ठीक है गाइस, तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए गाइस। गुड बाय, लव यू ऑल।